हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज है संडे, और संडे मतलब कि संडे टॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंजीनियरिंग में एंटर हुए हैं या फिर कोई भी जगह पे कोई भी बैचलर्स डिग्री के लिए एंटर हुए हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हाउ टू स्कोर मोर देन 8 SPI/CPI/CGPA लिखा है। ठीक है, SPI का मतलब होता है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो आपको हर सेमेस्टर में मिलता है। ये हर एक कॉलेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने स्लैश करके सारे लिख दिए हैं। सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब कि हर सेमेस्टर का 10 में से आपको कितने मिले हैं। कई कई कॉलेजेस में परसेंटेज भी दे देते हैं, कई कॉलेजेस में 10 में से भी बात होती है कि 10 में से 6.5 6.8 8 इस तरह से। CPI मतलब क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्यूमुलेटिव मतलब कि सब आपका एवरेज, सपोज के फर्स्ट सेमेस्टर में 8 है आपके, तो फर्स्ट सेमेस्टर का SPI CPI दोनों 8 हो जाएंगे। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 8 है, सेकेंड में आपके हो गए 10, तो सेकेंड में आपका CPI क्या हो जाएगा? 10 + 8/2 दैट इज 9 हो जाएगा CPI। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए SPI हो जाएगा 10। यस। तो इसी तरह से थर्ड में अगर आपका जो आता है SPI हर एक सेम के लिए आता है, क्यूमुलेटिव ओवरऑल आता है। और CGPA मोस्टली माना जाता है लास्ट 4 सेमेस्टर का, मतलब कि लास्ट 2 साल का CGPA माना जाता है एवरेज। ठीक है, तो कोई भी जगह पे कहीं पे भी आपको ग्रेड दिखे या फिर आपका परसेंटेज हो, तो उसमें मोर देन 8 माना जाता है बहुत ही अच्छा स्कोर। ठीक है, मैं खुद लाया हूँ मोर देन 8 हमेशा। और मैं हाईएस्ट अब तक जो पहुंचा हूँ वो है 9.37 आउट ऑफ 10 में पहुंचा हूँ हाईएस्ट NIT में। तो मुझे आई गेस कि मैं बताने के लिए एलिजिबल हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। 12th से थोड़ा डिफरेंस इसमें थॉट प्रोसेस रहता है। तो अगर मोर देन 8 लाना है और अच्छा स्कोर लाना है, टॉप में रहना है, सारी की सारी जितनी भी कंपनीज आएंगी उसमें भी मोर देन 8 सफिशियंट माना जाता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसी बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट केस में इससे ज़्यादा आपको कंडीशन दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपके होंगे तब आपको बैठने को दिया जाएगा। तो मोर देन 8 इज़ गुड। और ये किन किन लोगों के लिए? सारी की सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, NITs, गवर्नमेंट फंडेड सेंटर फंडेड इंस्टीट्यूट, ट्रिपल IDs एंड ऑल अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन सब में अगर आपको इस तरह का मोर देन 8 लाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को ज़रूर अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ये सब के लिए है। ठीक है, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड सिलेबस केयरफुली। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये हमेशा करना चाहिए हमें। सब्जेक्ट को जितना डेप्थ से समझोगे उतना आप अच्छा जान पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी हर सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, तो वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस, कि क्या क्या आता है। ठीक है, सब्जेक्ट को समझना किस एंगल से और ज़रूरी हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। कि जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, अगर कोर ब्रांच के लिए, सपोज कि आप मैकेनिकल हो, सिविल, कंप्यूटर, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल, अपनी कोर ब्रांच के लिए आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, तब आपको हमेशा वो जो सब्जेक्ट का कंटेंट होगा वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, SSC की, IES के लिए, गेट, तो उन सब के लिए भी आपको ये जो कोर नॉलेज है वो हमेशा बेनिफिट रहेगा। तो कोर नॉलेज, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहला और की पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हम आते हैं वो है कि यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि ये बात हमेशा समझ लो कि एक पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं। ये JEE एडवांस जितना टफ लेवल इनका नहीं होता है, तो एक पैटर्न आपको फॉलो होती हुई दिख जाएगी जो कभी कभी JEE मेंस में भी दिख जाती है। तो यहाँ पे लर्न एंड सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। जो लोकल कॉलेजेस है, NIT IITs के अलावा, ट्रिपल IDs के अलावा, जो बाकी सारी जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें तो अगर आप पास्ट 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कर जाओगे ना, तब भी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे कि आप सोच नहीं सकते। तो प्रीवियस क्वेश्चन का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ होता है। मैं बता रहा हूँ, NITs में भी हम यही काम करते थे कि हर एक कॉलेज के पोर्टल में आपको हर एक ब्रांच का सेमेस्टर वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा। तो हम जाते थे, पेपर्स निकालते थे और हर एक पेपर के जितने क्वेश्चंस होते थे सॉल्व करते थे। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जो है वो है। न्यूटन 3 लॉ है न्यूटन के, तो वो है, थर्मोडाइनमिक्स लॉ है तो है। ठीक है, तो अगर उसमें से क्वेश्चन आने हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्टली। और मैं बता रहा हूँ, इसका जो एग्जाम्स होती हैं यहाँ पे, BTech में, MTech में,
उन NITs NIITs में, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में, उनका लेवल JEE मेंस JEE एडवांस जितना टफ नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करोगे तो अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट विल डेवलप एन आइडिया रिगार्डिंग क्वेश्चन पैटर्न। तो किस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक अच्छा सा ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने चाहिए। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरी पॉइंट आ जाएगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि आगे वाले 2 पॉइंट से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट स्किल है तो ये है। मैं आपको इसके लिए 1-2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे साथ बीटेक में एक लड़का था कि जिसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमेशा वो मार्क कम ला पाता था, क्योंकि उसमें उसमें उसके साथ जो दिक्कत होती थी वो थी कि उसकी राइटिंग स्किल बहुत ही पुअर थी। हैंड राइटिंग बिल्कुल ज़ीरो, मतलब पढ़ने की भी लायक नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही एक्सट्रीम अच्छे होने चाहिए, लेकिन पढ़ने के लायक नहीं थे। फिगर्स वो एकदम गंदी ड्रॉ करता था, नो क्लीन फिगर्स। और क्या बोलते हैं कि जो पेपर जब इंसान चेक करता है, पेपर चेकर भी एक इंसान है, तो जब वो चेक करता है तब उसे देखने का मन ही ना करे। तो इस तरह का पेपर लिखने से बहुत दिक्कत होने वाली है। तो राइटिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि पॉइंट्स में लिखा करो, पैराग्राफ में नहीं। पैराग्राफ में लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे लिखा है। कोई भी चीज़ हो उसमें पॉइंट्स में डिवाइड करके, अच्छे से चंक में डिवाइड करके, ठीक है। कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो 4 लॉ है वो एक्सप्लेन करो, तो फर्स्ट चंक हो जाएगा 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से 4 चंक बन जाएंगे। चारों चंक के लिए एक एक छोटी छोटी फिगर आ जाएगी और हर एक के लिए उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो स्टेटमेंट है वो एक एक लाइन में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल देना हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिवाइड करके रखोगे, थोड़ा स्पेसिंग के साथ अच्छे पॉइंट्स बना के, तो पेपर जो चेक करने वाला होगा इंसान, उसे भी बहुत मजा आएगा। तो ये एक मेक पॉइंट्स, ये हमेशा इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने कितना भी कम क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर आपने ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें बनाई है ना भाई, तो आपका हमेशा से यह समझ लो कि आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। तो ये अभी से प्रैक्टिस निकाल लो, कोई कुछ भी चीज़ हो। ये चीज़ तो है ना UPSC जितनी अच्छी एग्जाम में भी ये फॉलो होती है कि पॉइंट्स बना के लिखने से, या फिर कोई भी चीज़ पूछी हो वहाँ पे डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना, टेबल बनाना, तो उससे क्या है कि विजुअलाइजेशन से पेपर चेकर को भी पता चल जाएगा नहीं इस बच्चे को कंटेंट पता है, और जबकि पूरा वो पढ़ने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से प्रैक्टिस बना लो कि ग्राफ, डायग्राम, टेबल किस तरह से उसे हम आंसर में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा कि टू द पॉइंट एंड एज पर मार्क्स अलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, तो मतलब पूरी रामायण नहीं सुना देनी है वहां पे, पूरा मतलब पूरा जितना वो है नहीं, टू द पॉइंट। 0th लॉ पूछा है, 0th लॉ लिखो। अगर आपको एक मार्क या 2 मार्क के लिए है तो मतलब उस हिसाब से लिखो। हमेशा एक बात याद रखो कि कोई भी एक कंटेंट है तो वो कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको डिफरेंस पूछा है कोई चीज़ का, लेट्स अज्यूम कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उन दोनों का डिफरेंस पूछा है। आपको पूछा है कि दो दो मार्क के लिए डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए डिफरेंस पूछा है तो आप क्या करोगे, 2-2 पॉइंट लिखोगे, दोनों में डेफिनेशंस आ जाएगी, एग्जांपल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछा है 5 मार्क के लिए तो एटलीस्ट आपको फिर उस समय ध्यान रखना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट लिखने का ट्राई करूं, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेट करूं। तो जिस प्रकार के मार्क गिवन है उस तरह का लिखना पड़ेगा हमें। सपोज के 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट हमें उसको जस्टिस देने के लिए उतना तो लिखना पड़ेगा कि 10 मार्क का क्वेश्चन मैं 2 लाइन में खत्म कर दूं, तो वो समझदारी की बात नहीं है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी लिखो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक लाइन में भी खत्म हो सकती है, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क या 10 मार्क में भी वो सेम चीज़ रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जिस तरह की उसको मार्क अलोकेटेड है उस तरह से टू द पॉइंट बात लिखनी है, ठीक है। तो ये जो मेरे हिसाब से था राइटिंग स्किल्स, मेक द पॉइंट, ग्राफ, डायग्राम, टेबल एंड टू द पॉइंट एज पर मार्क अलोकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट था अब तक का, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तब आपका अच्छा स्कोर आना तय है। मतलब कि कंटेंट मैंने बताया, सिलेबस, प्रीवियस पेपर्स प्लस गुड राइटिंग स्किल विल गिव यू गुड स्कोर। ये एक फॉर्मूला है जो आप बीटेक एमटेक में अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भैया ये चीज़ को फॉलो करो, ट्राई करो इसको फॉलो करने का, और इस पर थोड़ा सोचो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जरूर से आके मुझे बोलोगे कि सर मुझे इस पर रिजल्ट मिला है, 101% मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ज़रूर से इसे फॉलो करिए। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से फ्यूचर अपडेट्स जो होंगी वो आपकी मिस नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सबके लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।